लेसन 1 का सिलेबस है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको इसमें क्या-क्या पढ़ना है। इसका मैंने बेनिफिट बताया था कि आपको ये टॉपिक पढ़ने से यानी कि टॉपिक का ये लिस्ट बना लेने से क्या फ़ायदा है। अगर नहीं पता है तो मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि इससे क्या फ़ायदा मैंने बताया था। इसको क्या होता है कि कभी-कभी आपको टीचर पूछता है कि आपको अगर लेसन 1 में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज़ मैं सेकंड लेसन स्टार्ट करूँ या फिर आगे बढ़ती हूँ, है ना? या टेस्ट लेने के लिए कह देते हैं कि कोई टॉपिक अगर नहीं क्लियर है तो बता दीजिए। हम बताते हैं और उसके बाद टेस्ट लेते हैं, राइट? तो आपको लगता है कि हो सकता है कि आपके चैप्टर में 10 टॉपिक हो और 10 में से आपको 8 क्लियर हो, 2 क्लियर ना हो। तो 2 क्लियर का जो नहीं है, उसका आपको नाम नहीं याद आ रहा है कि कौन से टॉपिक हैं। हो सकता है बुक में आप लोग खोल रहे हो, ओपन कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो, क्या ये टॉपिक था कि ये टॉपिक था। कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, राइट? तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको ये टॉपिक आप जब लिख लेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और ना ही आपको कोई परेशानी होगी ढूँढने में कि कौन सा टॉपिक था। अब ये टॉपिक जैसे बन गया है ना? तो आपको ये टॉपिक क्लियर भी हैं कुछ। न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखिए हम लोग ने कितना कवर कर लिया। न्यूट्रिशन भी आप लोग ने कवर कर लिया, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन भी और न्यूट्रिशन प्लांट्स भी किया है ना, फोटोसिंथेसिस ये सब। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने ऑटोट्रॉफिक भी पढ़ा और हेटरोट्रॉफिक भी पढ़ा है। हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक के टाइप्स भी पढ़े हैं, ये आप देख रहे होंगे। ये है ना, ये दिख रहा है आपको, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। बाद में मैंने इसको क्लियर किया था आपको सेकंड वीडियो में जब लेसन स्टार्ट किया था, ठीक है? तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो मीन्स लाइट, ऑटोट्रॉफिक मीन्स आपको सेल्फ न्यूट्रिशन, ये मैंने बताया था आपको। कीमो का मतलब होता है केमिकल सेल्फ न्यूट्रिशन, ठीक है? केमिकल के द्वारा जो न्यूट्रिशन होता है उसे ही कीमो और ट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आपके जो न्यूट्रिशन प्लांट थे ये जो आपको दिख रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल, ये तीनों, ये आपके न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में थे, ठीक है? ऑटोट्रॉफिक यानी कि इसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट, स्पेस नहीं है तो आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रिशन प्लांट्स में आपके क्या होते हैं। ये होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक में ये आपके सब हैं, फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा, क्लोरोफिल और मैंने एक और वर्ड बताया था, कौन सी सेल्स बताई थी? गर्ड सेल्स। क्या थी ये? जो किस चीज़ को रेगुलेट करती हैं? किस चीज़ को रेगुलेट करती हैं? स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को, ठीक है? बहुत ही मैश हो गया है, इसको हम क्लीन कर लेते हैं ताकि आगे हमें साफ दिखे। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टॉपिक है आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। अभी आपने ऑटोट्रॉफिक का न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स क्लियर किया। अब आगे हमने होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक में ही तो हम लेकर के अभी तक पढ़ा है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब क्या है? होलोजोइक तो न्यूट्रिशन में ही आते हैं। इसमें क्या एग्जाम्पल बताया था? अमीबा एंड ह्यूमन, राइट? ये बताए थे आपको, जिनमें से इसका न्यूट्रिशन हमने पढ़ा और इसका भी न्यूट्रिशन पढ़ा। इसमें जो न्यूट्रिशन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा है और इसमें न्यूट्रिशन आपका दिखाया गया है उनकी बॉडी के थ्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैप्रोफिटिक में हो गया था। पैरासिटिक यानी किसी की बॉडी के ऊपर, किसी की बॉडी के अंदर। और सैप्रोफिटिक में क्या था कि ये क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें स्टेप्स फॉलोड इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब आप ये सोच रहे हो कि मैम ये तो आपने पढ़ाया नहीं है। बिल्कुल पढ़ाया है, आपको मैंने स्टेप्स बताया था। क्या बताया था? इंजेशन,
याद आ रहा है आपको? इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, देन इजेशन। ये स्टेप्स आपको बताए थे। यही आपके स्टेप्स हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन के द्वारा क्या करते हैं, फॉलो की जाते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स ह्यूमन का न्यूट्रिशन, और ह्यूमन के जो न्यूट्रिशन होते हैं वो इन चीज़ को फॉलो करते हैं ना, कि वो खाएंगे तभी तो पचाएंगे, पचाएंगे तो एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा तो एसिमिलेशन, देन इजेशन। ये 5 स्टेप्स होंगी। और ये भी मैंने कहा था कि इन स्टेप्स को कभी ऊपर नीचे मत करिएगा, जैसे कि इसका सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस से आप लोग इसको लर्न करिएगा, और उसी सीक्वेंस से जब भी कहीं लिखना हो या किसी को बताना हो इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसमें हो गया था अमीबा शीडोपोडिया के थ्रू अपना फूड कैप्चर करता था, और उसी के द्वारा, क्योंकि अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर है, और ये उसी एक सेल के द्वारा सारा जो आपका काम करता है, यानी कि न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, डाइजेशन, और आपके जितने भी एक्सक्रीशन जो भी होते हैं, जितने भी सिस्टम होते हैं, वो सिर्फ एक सेल के द्वारा ही परफॉर्म करता है। ठीक है, क्योंकि ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। जाहिर सी बात है कि इसमें भी सारे सिस्टम्स होते हैं, बट बाई वन सेल के द्वारा, यानी कि एक ही सेल से ही की हेल्प से ही वो क्या करता है, सारे काम करता है। अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन मैन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने आपको नोट्स भी इसका प्रोवाइड कर दिया है। डाइजेशन की क्या लाइफ प्रोसेस का मैंने स्टार्टिंग से ही पूरा नोट्स प्रोवाइड किया है आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, देन आपका स्टेप बाय स्टेप जो भी फ्लो चार्ट था, और थ्योरी भी आपको प्रोवाइड की है। अब इसमें आता है डाइजेस्टिव सिस्टम 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक है आपका एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब आप ये सोच रहे होंगे मैम ने तो खाली डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, ये कहाँ से 2 आ गए। एक्चुअली जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इन्हीं 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये अब इसमें देखिए, तब आपको पता चल जाए कि मैम ने पढ़ाया है इसको या नहीं पढ़ाया है। सॉरी, ये यहाँ तक ओके। कि एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी, माउथ में क्या होती है, बक्कल कैविटी होते हैं, आगे के जो अंदर का माउथ का पार्ट होता है उसे ही बक्कल कैविटी कहते हैं, जहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं। 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट। ईसोफेगस, फूड पाइप जिसे बोलते हैं। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपके ऑर्गन्स थे, और इन्हीं ऑर्गन्स में जो आपके होते हैं कि क्या क्या इसमें फंक्शन होते हैं और किसके द्वारा फंक्शन होते हैं। अब आगे देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपके इनसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं, ठीक है, एमसीक्यू में, कि आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी हैं, या 4 ऑप्शन दे दिए इसमें से, जो आपके ये 4 हैं, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, और ये पूछा जाएगा कि डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है। तो ये रट लीजिए कि डाइजेस्टिव ग्लैंड आपकी ये 4 होती हैं, लीवर, पैनक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड एंड स्टमक। लीवर से क्या सिक्रीट होता है, बाइल जूस, क्योंकि इसमें बाइल डक्ट होती है, ठीक है। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस, सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा, स्टमक से HCl, एंड आपके क्या होते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम और म्यूकस। ये 3 थे ना आपके, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस का नाम दे रहे थे, जिनकी हेल्प से आपके क्या हो रहे थे, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स भी हो रहे थे, है ना, प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा था, और म्यूकस आपकी इनर लाइनिंग यानी कि स्टमक की जो इनर वॉल थी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी। इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे के आपके पॉइंट्स पे पढ़ते हैं।
आपका नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ ईच। देखिए सलाइवा का क्या फंक्शन था ये मैं बता चुकी हूँ, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। HCl का क्या था ये भी बता चुकी हूँ। बाइल का क्या था ये भी बता चुकी हूँ। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या वर्क है ये भी मैं क्लियर कर चुकी हूँ। तो इसमें आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो क्लियर नहीं है। अगर इसमें ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं है तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पॉइंट को किसी वीडियो में स्टार्टिंग में आपके क्लियर कर दूँगी। ठीक है, कोई भी कंफ्यूज़न मत रखिएगा। रेस्पायरेशन हमने स्टार्ट किया है, इसको बता दिया इसकी डिफिनीशन। टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन आपको कल ही मैंने वीडियो सेंड किया है, एरोबिक एंड एनारोबिक में। देखिए इसमें लिखा डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। इसमें गलती से लिख गया है यहाँ पे, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। एनारोबिक है, ओके, बाय मिस्टेक हो गया है ये, इसको एनारोबिक कर लीजिएगा। दोनों बार एरोबिक एरोबिक लिख गया है। डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, तो आपको क्योंकि मैंने इन दोनों को क्लियर कर दिया है तो मैं ये चाहूँगी कि जो डिफरेंसेस लिखना है वो आप स्वयं लिखें, तभी आपको क्लियर हो पाएगा दोनों के बीच का अंतर, है ना। ये आपका हो गया। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, यानी कि ह्यूमंस का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होते हैं वो बताया जाएगा। नसल कैविटी, नसल कैविटी में नसोफेरिंग्स होते हैं, नसल फेरिंग्स होते हैं, ठीक है। फेरिंग्स आएंगे, लेरिंग्स, ट्रैकिया एंड लंग्स। ये आपको पाँचों में पढ़ाऊँगी आगे की वीडियो में, ठीक है। पहले मैंने सोचा कि आपको ये टॉपिक्स दे दूँ ताकि आपको पता भी रहे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, वरना मैं पढ़ाती जाऊँगी आपको लगेगा पता नहीं कितना बड़ा चैप्टर है। वैसे ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है आपके अदर चैप्टर से, क्योंकि आपके इसमें सारे सिस्टम्स के बारे में बताया गया है और बहुत ही डीपली बताया गया है, ठीक है। तो आगे के टॉपिक क्या है? तो आगे का हम देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, फंक्शन ऑफ RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में यही होता है कि आपके ह्यूमन हार्ट के बारे में, यानी कि ब्लड के थ्रू हमारा जो न्यूट्रिशन है वो क्या होता है, फ्लो होता है ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स। डबल सर्कुलेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि एक बार आपका जो इम्प्योर ब्लड है वो आपका हार्ट से लेकर के लंग्स में जाता है, देन लंग्स से जब प्योर होता है तो प्योर होकर के वो फिर से हार्ट में आता है, ठीक है। इसलिए इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोला गया है। अब आता है फंक्शन ऑफ RBC, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, एंड WBC वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इनका फंक्शन भी मैं बताऊंगी कि इनका फंक्शन क्या होता है, RBC का, WBC का एंड प्लेटलेट्स का। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ब्लड एंड लिम्फ। आपकी आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है एंड वेन्स में कौन सा ब्लड होता है। देखिए ये दोनों प्रकार की नर्व्स हैं जो आपके मसल्स के अंदर पाई जाती हैं जिसमें ब्लड का फ्लो होता है, बट दोनों में डिफरेंस ये होता है, एक में प्योर होता है और एक में इम्प्योर होता है। आपकी किस में प्योर किस में इम्प्योर होता है वो मैं आपको जब टॉपिक पढ़ाऊँगी तब क्लियर कर दूँगी। ब्लड एंड लिम्फ, आपके इन दोनों के बीच भी डिफरेंसेस क्लियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसमें आपका किडनी आएगा एंड इसका फंक्शन आएगा, ये आपका लास्ट टॉपिक था। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही आपको सारे टॉपिक बहुत इजी लगेंगे और इंटरेस्टिंग भी लगेंगे, ठीक है। इसमें से मुझे अभी तक नहीं लगता है कि आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जो क्लियर नहीं हुआ होगा। अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन से टॉपिक है जो क्लियर नहीं हुआ है अभी तक का। बाकी आगे तो मैं क्लियर करती रहूँगी, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन से शुरू होगा, ओके। हो सकता है कई स्कूलों में आपके ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, लेकिन हो सकता है मैंने ज़्यादा अच्छा क्लियर किया हो।
तो ज्ञान कहीं से भी मिलते चले, उसको लेते चलिए, बट अधूरा नहीं, ठीक है। तो पहले इसको सुनिए, समझिए कि कहाँ तक ये आपका समझ में आ रहा है टॉपिक। आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन से लेकर के आएंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना जिन्होंने नहीं किया है, और इनको अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज में ज़रूर लिख लेना, जहाँ पे आपके लेसन को स्टार्ट करना है उसके पहले पन्ने में। आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। और देखिए, मैंने आपको भी आपकी तरह जैसे आप नोट्स बनाते हैं, मैंने कलरफुल बना दिया है, तो होपफुली कि आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे बनाना है, ठीक है, कौन से पॉइंट किस में है। और लास्ट में जब आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपके एमसीक्यूज़ भी शेयर करूँगी, सॉल्व किया जाएगा साथ में बैठ कर के, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।